नाश्ता ख़त्म करके जैसे उनका जो अटेंडेंट था उसको उन्होंने कहा कि भी लाओ मेरे हाथ धुलाओ, गर्म पानी लेकर के आओ, उसी वक्त उनका हार्ट फेल हो गया। रोहतक किसी की बेपोती नहीं है। हुड्डा जो ये कहता है कि भी हमारा घर है, वो भी गलत बात कहता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। रोहतक चौधरी देवीलाल का है, हरियाणा चौधरी देवीलाल का है। चौधरी देवीलाल ने एक अलग प्रदेश बनाया था। जगदीप धनखड़ जी के बारे में वो आज रह रहे हैं आपके फार्म हाउस में, तो ये किस तरह से बातचीत हुई सर आपकी? आपने किस तरह उनको कहा कि आप मेरे फार्म हाउस में रहे, क्योंकि सरकारी आवास उनका नहीं बना हुआ था अभी तक? तो वो फार्म हाउस मेरा नहीं, उनका है। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे घुटन महसूस होती है। ओपी चौटाला साहब अगर होते तो क्या तस्वीरें देखते इस समारोह की सर? इस समारोह की तस्वीरें वो सौरभ से बैठ करके भी देखेंगे। राम राम नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला साहब से। इस समय हम जिस जगह पर बैठे हैं वो ज़रा दिखाएं। ये जो कक्ष है ये ओम प्रकाश चौटाला साहब का कक्ष रहा, यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा, और ये जो वार्ता है, ये जो संवाद है, आपको इसी कक्ष से हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ रही होंगी, बहुत सारी यादें रही होंगी, यहाँ बहुत सारी स्मृतियाँ रही होंगी सर, इस कक्ष से बहुत सारी यादें रही होंगी। बिल्कुल, ये तो वो जगह है कि मैं जब यहाँ आता था और वो यहाँ थे तो मैं घर में जैसे घुसता था सबसे पहले उनके पास आता था, आकर के उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछता था। बिल्कुल स्वस्थ थे और यहाँ बैठ कर के घंटों राजनीतिक बातों पे चर्चा होती रही है। उनसे कितने लोग यहाँ आकर के मिलते रहे हैं, और ज़्यादातर वो दिन में अपना समय जो है बाहर बैठ करके बिताते थे। यहाँ साइड में है एक बालकोनी है बैठने की, दिन में वहाँ बैठते थे। सर्दियों में तो पर्टिकुलर पूरा दिन जैसे धूप रहती थी तो यहीं बैठ करके अपना समय बैठ के बिताते थे, लोगों से मिलते थे। और बाकी टाइम ड्राइंग रूम में बैठते थे, लोगों से मिलते थे। उनकी रोज़ाना की एक दिनचर्या थी कि सुबह नहा धो के वो 5 बजे उठते थे, उठ करके 8 बजे तक तैयार हो जाते थे, 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर अपना नाश्ता करते थे और नाश्ता करने के बाद फिर वहीं बैठ जाते थे, और वहाँ फिर उनसे लोग मिलने आते थे। उनके पुराने जो साथी थे वो आते थे। वो तो उस उम्र में भी कमाल ये थी कि आए हुए व्यक्ति से पूछते थे बता क्या काम है, और फिर अगला कह देता था नहीं जी मैं अभय जी से बात कर लूँगा, उनसे फ़ोन करा लूँ। कहते नहीं भाई, जब मैं बैठा हूँ तो फिर किसी और को क्या कहना है, मुझे बता लिया, तेरा होने वाला काम है, मैं भी 1 मिनट में कर देता हूँ। तो तब भी फ़ोन करते थे। तो इस जगह से तो विशेष लगाव उनका था। और जब आखिरी दिन था उनका, उस दिन भी वो नहा धो के तैयार होके अपना और यहाँ से नाश्ता करने के लिए बाहर बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता ख़त्म करके जैसे उनका जो अटेंडेंट था उसको उन्होंने कहा कि भी लाओ मेरे हाथ धुलाओ, गर्म पानी लेकर के आओ, उसी वक्त उनका हार्ट फेल हो गया। और यहाँ पे कक्ष में उनकी कई सारी चीज़ें रखी होंगी, कई सारी स्मृतियाँ होंगी सर, वो इस समय कहाँ रखी गई? बहुत सारी चीज़ें उनकी है जो हमने एक अलग म्यूज़ियम बनाया है उनके नाम का, जिस म्यूज़ियम का उद्घाटन जो है अपने धनखड़ साहब करके आए, चौटाला साहब का जो म्यूज़ियम हमने बनाया। और सिरसा के अंदर हमारी एक संस्था है चौधरी देवीलाल जी के नाम से, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उसी में प्रॉपर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें चौधरी देवीलाल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, वो भी रखी हुई है, चौटाला साहब से भी, दोनों चीज़ वही हैं। अब सर हम 25 सितंबर की बात करें तो ओपी चौटाला साहब के बाद ये मैं कहूँ कि ये पहला दिवस रहेगा जो आप मनाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं सर? मुझे लगता है कि सारे पिछले रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो जगह हमने तय करी है, निर्धारित करी है लोगों के बैठने के लिए, वो छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने आज ही हिदायत दी अपने साथियों को कि भी उस जगह को कैसे और बड़ा किया जा सकता है, उसके बारे में विचार करो।
लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और अब की बार मैं ये कह सकता हूँ कि जिस गांव से 10 आदमी आते थे उस गांव से 50 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं। इतना उत्साह है लोगों में, खास करके युवा जनरेशन जो है वो तो बहुत बड़ी संख्या में आएगी। मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई थी, भी आप जाओ, जा करके इन्वाइट करके आओ। जब मैं कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गया था, जहाँ की संख्या 200, 400, 500 की होनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में थी। तो उससे ये कह सकते हैं खुल करके कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। सर, रोहतक ही क्यों चुना? अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे कि जी ये तो रोहतक क्षेत्र चुना गया है, वो राजनीति का गढ़ क्षेत्र रहा है। एक और बड़े नेता का नाम वहाँ जुड़ता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, कि आप तो उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके गढ़ में आ रहे हैं, कोई बड़ा प्लान हो सकता है? रोहतक किसी की बेपोती नहीं है। हुड्डा जो ये कहता है कि भी हमारा घर है, ये वो भी गलत बात कहता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था तो हुड्डा के पिताश्री जो हैं चौधरी रणवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट में, और उनकी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी पंजाब की गवर्नमेंट की, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था कि हरियाणा अलग बने या नहीं। तो इनके पिताश्री ने उस पर दस्तखत किए थे कि हरियाणा अलग प्रदेश नहीं बनना चाहिए। वो किस आधार पे ये कह सकते हैं कि रोहतक हमारा है? रोहतक चौधरी देवीलाल का है, हरियाणा चौधरी देवीलाल का है। चौधरी देवीलाल ने एक अलग प्रदेश बनाया था और चौधरी देवीलाल उसको अलग प्रदेश बना करके बहुत ऊंचाइयों पे लेकर के जाने की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो रोहतक हमेशा से चौधरी देवीलाल रोहतक से सांसद रहे, चौधरी देवीलाल मैम से एमएलए रहे, वो चीफ मिनिस्टर रहे मैम से एमएलए बन करके। उन्होंने एक बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उस समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था, हरियाणा का हिस्से का यमुना का पानी कम कर दिया गया था। हमारे 107 हिंदी भाषी क्षेत्र के जो गांव शाह आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हमें मिलने हैं, वो भी पंजाब को सौंप दिए गए थे। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, किसी ने चू नहीं करी थी। चौधरी देवीलाल अकेले थे जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, न्याय आंदोलन किया। कांग्रेस वालों ने ये सारा किया था। तो ये भी मान के चलो कि हुड्डा एंड पार्टी का परिवार भी उसमें शामिल था, अदरवाइज इनको भी विरोध करना चाहिए था अगर हरियाणा से कोई लगाव था तो। इन्होंने किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने मैम से, जो एमएलए थे उस वक्त, अपोजिशन में थे, इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा दे करके फिर बाई इलेक्शन लड़ा। फिर मैम के लोगों ने 20,000 वोटों से चौधरी देवीलाल को जिताया और उन्होंने उस 20,000 की जीत के बाद हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव कर दिया था राजनीतिक कि जिस कांग्रेस की तूती बोल रही थी उसको 5 सीट पे समेट दिया था। गढ़ तो राजा महाराजाओं के थे, वो भी ढह गए। अब तो उन गढ़ों में कबूतर बोलते हैं। ये कहना कि हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा का गढ़ नहीं, ये तो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक ताकत है और आज हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सर एक सवाल और कि अब रोहतक में आप ये रैली कर रहे हैं या फिर हम कहेंगे, इस बात का भी जवाब देता हूँ आपको। आप कहते हैं रोहतक क्यों चुना? हम हर वर्ष अलग अलग जिलों में करते हैं। 20 साल 11-12 साल के बाद अब रोहतक में कर रहे हैं। हम बाकायदा तौर पे अपनी स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाते हैं पार्टी के पदाधिकारियों की, और उसके अंदर हम पूछते हैं खुल करके कि बताओ भी कौन सा जिला जो है अब की बार चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाना चाहता है। अब की बार रोहतक के जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने खुल करके कहा कि जी हमारे यहाँ बहुत लंबा समय हो गया, जन्मदिन जो है वो रोहतक में मनाना चाहते हैं। तो ये तो हमारी पार्टी ने तय करना है, हमने तय करना है, ये हमारा फैसला है कि हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कहाँ मनाएं या अपनी पार्टी का कोई भी अभियान किस जिले से शुरू करें। जैसे जेल भरो आंदोलन था, हमने भिवानी से शुरू किया था और आखिरी जलसा भी भिवानी में किया था। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी, तो हमने तय करना है। कौन होते हैं ये लोग बकवास करने वाले
कि हमारे रोहतक में हमें मारने के लिए आ गए। तुम्हारा रोहतक किसका हो गया? रोहतक हमारा है, रोहतक हरियाणा का है, हरियाणा चौधरी देवीलाल ने बनाया। तो यहाँ आपको क्या लगता है सर, क्या तब्दीली हो पाएगी हरियाणा की सियासत में? लोग हुड्डा की राजनीति को जान चुके। अब लोगों के समझ में आ गया कि ये केवल अपने बेटे के लिए राजनीति करता है, आम लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है। किस तरह से इसने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई, ये लोगों के समझ आ गया। बच्चा बच्चा खुल के ये कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया। कैसे मदद करी, ये बात लोग जानते हैं। सर सवाल मैं अब पूछना चाहूँगी जगदीप धनखड़ जी के बारे में। वो आज रह रहे हैं आपके फार्म हाउस में, तो ये किस तरह से बातचीत हुई सर आपकी? आपने किस तरह उनको कहा कि आप मेरे फार्म हाउस में रहे, क्योंकि सरकारी आवास उनका नहीं बना हुआ था अभी तक? तो वो फार्म हाउस मेरा नहीं, उनका है। वो मेरे मेहमानी परिवार के मेंबर हैं। हमारा और उनका 40 साल पुराना रिश्ता है। एक जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो 15 महीने उस सरकारी आवास में रह सकते थे। जब तक उनका दूसरा आवास तैयार नहीं होता, उनको कोई भी वहाँ से अलग नहीं कर सकता था, उनका ये राइट था। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार मैंने इस्तीफा दे दिया, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे घुटन महसूस होती है, तो मैं जल्दी कोई बाहर जगह देख रहा हूँ रहने के लिए। मैंने कहा भी आपके स्टेटस के मुताबिक आप फ्लैट में जाओगे तो जस्ती नहीं बात है, तो मैं क्या आपके स्टेटस के मुताबिक ही आपको जगह पे जा कर के रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आगे से पूछा कि कहाँ रहूँ मैं, बताओ। मैं क्या, मेरा फार्म आपका घर है, आप वहाँ जाओ और आप जा कर के वहाँ पे रहो, वो आपके रहने लायक जगह है। जब तक आपका मकान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता, चाहे उसमें 6 महीने लगो, चाहे साल लगो, चाहे 2 साल लगो, आप अपने घर में रहो। वो उन्होंने जगह देखी, उनको जगह ठीक लगी, उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो स्वास्थ्य उनका बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है, एकदम से अच्छी तरह से। अच्छा, उनको टेनिस खेलने की आदत है, तो सुबह शाम दोनों टाइम टेनिस खेलते हैं। अपना टेबल टेनिस जो है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे, पूल में पानी है, स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग की भी उनको हमेशा से आदत रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ओपी चौटाला साहब जब गए तो वो बिल्कुल एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं परिवार के, उस तरह उन्होंने अपना सारा कर्तव्य निभाया। हमने उन्हें बहुत भावुक देखा। तो क्या अब भी इस तरह वाला संवाद रहता है? आप जो आगे के कार्य करते हैं, देखिए कि जैसे 25 सितंबर की भी आप रैली आप आयोजित करा रहे हैं, तो इस तरह वार्ता चर्चा रहती है सर उनसे? हमारा उनका जो रिश्ता है, बताया ना, राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता है। अब इस 25 सितंबर के लिए मैंने अब तक उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी। अब एक आधे दिन में जैसे ही उनसे मिलूंगा तो जरूर मैं इस बारे में उनसे चर्चा करूंगा। तो जैसे कौन कौन नेता आने वाले हैं सर? हमने सुखबीर जी बादल आएंगे, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी, वो आएंगे, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। हमने उन्हीं लोगों को इनवाइट किया। उसके अलावा अपना बेनीवाल जो मेंबर पार्लियामेंट है राजस्थान से, वो आएंगे, और भी 1-2 साथी आएंगे जिनके अभी तक आई नहीं मेरे पास कि हम लोग पहुंच रहे हैं। मुझे उम्मीद है और भी आ सकते हैं। लेकिन हम कहें कि आप इस रैली के जरिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि नया परिवर्तन तैयार कर रहे हैं? ये चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस है, और मैंने अब की बार देखा है कि युवा जो है वो बहुत परेशान है प्रदेश का, बहुत बेरोजगार है। बेरोजगारी के साथ साथ उसका विश्वास खत्म हो गया हर राजनीतिक दल से। एक टाइम में उनका विश्वास कहीं जेजेपी की तरफ बढ़ा था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अब उनका मोह भंग हो गया, बीजेपी से भी, जेजेपी से भी और कांग्रेस से भी। पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ युवा बहुत खुल के लगा था, लेकिन अब युवा जो है
जो मैंने नोटिस किया है कि वो खुल करके हमारे साथ लगेगा, वो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और बदलाव हमेशा युवा ही लेकर के आता है। क्योंकि विकल्प भी हम माने ना सर कि बीजेपी के सामने कौन विकल्प हो सकता है? आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही, कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में देख लिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कांग्रेस का विकल्प थी और इसका भी होगी। सर, बहुत क्राइम बढ़ रहा है सूबे में, हम देख रहे हैं। गैंग वॉर्स हमने देखी सर, हम देख रहे हैं कि अब इस दौरान फिरौती, धमकी, कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी बता रहे हैं सारी चीज़ें। आपको लगता है कि क्या ये रुक सकती हैं? और अभी तक जैसे कि कई सारी सरकारों में ऐसा हुआ कि बहुत सारे बदमाशों पर बहुत तीखे एक्शन हुए हैं, तो ये किस तरह से कम हो सर? आपका क्या सुझाव रहेगा सर? हमारी एक ही सोच है, हमारी सरकार बनने के बाद हम 3 काम करेंगे। पहले 3 यही होंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी पूर्ण रूप से जाए और बदमाश नजर ना आए। ये 3 काम पहली कलम से करेंगे जिस दिन सरकार बन गई। पर अब की बार मैंने देखा कि कई सारे गांव थे जिनमें पानी भर गया, जल भराव इतना ज़्यादा हुआ कि कई गांव तो ऐसे रहे, जैसे लितानी गांव का मैं जिक्र करूं सर, मैं खुद गई वहां पे, 500 से ज़्यादा घरों में तो पानी डूब गया। अब जिनकी फसलें हैं वो डूब गई सर, किसी ने खेत अगर पट्टे पे लिए हैं तो उनका तो बिल्कुल ही हम कहें सर कि कई साल की कमाई चली गई। तो ये जो जल भराव होते हैं सर, इनमें सरकार आश्वासन देती है, किसी तरह कोई कहें कि किसी में कोई सुधार होता ही नहीं है, कई कई साल तक उन लोगों को घर बनाने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक़्त भी बाढ़ आई थी, बारिश पड़ी थी, सूखा भी पड़ा था, लेकिन मुआवजा जो है किसान को साथ के साथ मिल जाता था। उसी दिन गिरदावरी के ऑर्डर हो जाते थे, स्पेशल गिरदावरियाँ हो जाती थी और तुरंत राहत कार्य शुरू हो जाते थे, पैसे दे दिए जाते थे। अब तो सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी तक पानी लोगों के खेतों में खड़ा है, अभी तक पानी की कोई निकासी नहीं है, निकाल नहीं पा रहे हैं। ये तो किसान के विरोधी हैं, किसान को ख़त्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा एक किसान का कि किसान को कितनी तकलीफ़ है भाजपा से। वो खड़ा होकर कह रहा था कि इन्होंने हमें पहले भाव नहीं दिए, फिर बिजली नहीं दी, फिर हमारी नहरें बंद कर दी, हमने अपनी मेहनत से फिर फसल पका करके तैयार कर ली, हमने अपनी मेहनत से अपने खेत खड़े कर लिए, लेकिन इन्होंने अब नया काम कर दिया कि एक बादल बम ले आएगा, आर्टिफिशियल बारिश करवा दी गई और उसकी वजह से हमारे खेत डुबो दिए। मतलब कितना वो भावुक था ये बात कहते हुए, और कितनी बड़ी उसकी सोच थी कि बीजेपी किसान का कैसे कमज़ोर करने का काम करती है। ये हाइड्रोजन बम मारे इन्होंने एक तरह से, आर्टिफिशियल बारिश करवा के किसान को बर्बाद किया। वो उसका कहना था किसान का। मैं तो कहता हूँ चलो कुदरत का कह रहा है, लेकिन कुदरत का जब इतना बड़ा कह आता है तो सरकार की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तुरंत 50,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए और उसके खेत से पानी निकालने का प्रबंध करना चाहिए ताकि वो किसान अगली फसल की बुआई कर सके। अब कोई ज़्यादा समय नहीं बचा अगली फसल के लिए, बीच में अक्टूबर का महीना है जो थी वो भी डूब गई ना सर, जो बीच में 1 महीना अक्टूबर का है, उसके बाद तो गेहूँ की बिजाई आ जाएगी, उससे पहले सूरजमुखी की बिजाई आ जाएगी, कितनी फसलें बोनी पड़ती है, सरसों की बुआई आ जाएगी, अक्टूबर में सरसों की बुआई होती है। तो फिर मान के चलो कि अगर उसके खेत का पानी नहीं निकलेगा तो अगली फसल कैसे पकाएगा। हम क्या माने सर कि सरकार की ओर से पानी निकालने का कोई प्रावधान नहीं हुआ, क्योंकि हम कोई बजट देखते नहीं कि हमारा जो फ्लड रिलीफ फंड है कि वो कहाँ चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार के पास बजट है, जरूरी नहीं है कि रिलीफ फंड नहीं है तो सरकार जो है पानी नहीं निकाले। सरकार का काम है किसी भी मद से पैसा निकालो और पैसा निकाल करके किसान की मदद करो, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। तो हम ये माने सर कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई में कई सारे वर्ष लग जाएंगे, और किसी की तो भरपाई ऐसी होगी जो हो भी ना, उनको 10-10 साल मेहनत करनी पड़े, कोई मजदूरी करेगा, कोई अपने घर की एक सामान्य आदमी के लिए तो यही होता है, घर में अगर दरार भी आ गई तो उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए भी उसके काफ़ी। आप ये मान के चलो सरकार की नीयत अगर ठीक होगी तो भरपाई करने में देर नहीं लगेगी, खोट होगी
तो फिर मान के चलो उस किसान के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। इसीलिए तो किसान जगह जगह पे सुसाइड कर रहे हैं, इसीलिए किसानों को मजबूर होकर के 1 साल तक धरना दे करके बैठना पड़ा। इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये व्यापारी विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है। ये लोगों में जात पात मजहब धर्म के नारे को लेकर के कहीं ना कहीं अपना दाव खेलती है। सर, पहले मैं देखती थी ना कि जातियों का जिक्र होता था, अब जो है जातियों में भी जातियां खोजी जा चुकी हैं। अब देखिए कि जो SC ST है उनमें भी एक और वर्ग तैयार कर दिया बीजेपी सरकार आने के बाद, है ना। पहले होता था जाट और गैर जाट, अब गैर जाट के भीतर भी कितनी सारी जातियों का जो नया अब देखिए कि उद्गम हो गया, एक नई चर्चा शुरू हो गई है। मैंने बताया ना आपको कि ये जात पात मजहब धर्म के नाम पे बांटते हैं, ये बेईमान लोग हैं। अब लोगों के नज़दीक से समझ में आ गई हर जाति विशेष वर्ग के कि भाई हमें इकट्ठा होना होगा, 36 जात को इकट्ठा होकर अपना भाईचारा मजबूत करना होगा। ये भाईचारा तोड़ने वाले हैं। सर, मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे बुजुर्गों से मिलते हैं। एक व्यक्ति तो आपको कह रहे थे कि भाई हाथ मिला ले वो बहुत हंसते मुस्कुराते हुए आपसे संवाद करे। तो आप जब गांव में जाते हैं तो आप एक अच्छा रुझान है कि सबकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया देख रहे हैं इस समय। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि लोग भाजपा से बहुत परेशान हैं। कांग्रेस की असलियत सामने आ गई। अब लोगों को केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना भविष्य दिखती है। हम अपने लोगों को अपने गले लगाएंगे और हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है सर रैली की? बिल्कुल, एकदम से। आपको भी 25 तारीख का निमंत्रण, आना आप। बिल्कुल आएंगे सर। हाँ, ठीक है। और 25 सितंबर की रैली की कोई और जो ख़ास बात है सर जो आप साझा करना चाहें? इतने वर्ष बाद हम कहें कि आप दोबारा रोहतक में आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप 25 को आओ, हम बदलाव लाएंगे। आप 25 को आओ, हरियाणा बचाना है। 25 को आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करना है। 25 को आकर के शपथ लेकर के कि 29 में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और उसके साथ बदमाश, इन तीनों को ख़त्म करना है। सर, ये मेरा अंतिम सवाल, अब OP चौटाला साहब अगर होते तो क्या तस्वीर देखते इस समारोह की सर? इस समारोह की तस्वीरें वो स्वर्ग से बैठ करके भी देखेंगे। उनका कार्यकर्ता इतने उत्साह जोश के साथ उनको नारे लगाएगा कि उनको वहाँ तक भी उनकी गूंज सुनाई देगी। सर, OP चौटाला साहब के पुराने भाषण हम सुनते हैं, वो क्या कमाल, आदमी बंद के सुनता है, सुनता जाता है। और गांव देहात का बुजुर्ग तो आज भी बताता है कि हम उनका भाषण सुनने के लिए वो दूर दूर से आया करते उस समय। एक बार की बात है, पब्लिक मीटिंग थी, कुछ लोग खड़े होके जा रहे थे, तो स्टेज से लोग कह रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, और कुछ लोग खड़े होकर के उनको बैठाने की कोशिश कर रहे थे, इनको बैठाओ। चौटाला साहब ने खड़े होकर के कहा कि अगर मेरी आवाज़ में दम होगा, मिठास होगा, तो ये लोग अपने आप आकर के बैठ जाएंगे। आपको किसी को बैठाने की ज़रूरत नहीं, जो बैठाने के लिए खड़े हो रहे हैं वो बैठ जाएं बस। और उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। लोग 1 घंटा वो बोले, इतना जम करके बैठे कि लोगों से भाषण ख़त्म करते हुए कहने लगे भी अब बंद कर दूं या कुछ और सुनना चाहते हो? तो लोगों ने कहा बोले जा तू क्या। तो उनकी जो भाषण की शैली थी उससे केवल जनता प्रभावित नहीं, देश के बड़ा नेता प्रभावित हुए थे। अब बड़ा याद करते हैं सर उनकी स्मृतियों को, बड़ा महसूस करते हैं उनकी कमी। सारा हर कोई व्यक्ति करता है, जो उनके दोस्त मित्र हैं वो भी करते हैं, जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा है जाना वो भी करते हैं, वो लोग भी उनको महसूस करते हैं जो केवल उन्होंने भाषणों में सुना, उनको वीडियो देखे वो भी महसूस करते हैं। तो आगे की तैयारियां करना उनके बिना आपको कठिन नहीं लग रहा? उनका कार्यकर्ता जो है, जो टीम उन्होंने खड़ी करी थी वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेहनत कश है। वो इस बार उन्होंने ये ठान लिया कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कमी किसी को महसूस होने ही नहीं देंगे। उम्मीदें हैं इस रैली से, इस सम्मान समारोह से?
बिल्कुल, आप तभी तो कहा भी आपको निमंत्रण, आप भी आना। जी सर, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपने ये बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।